टॉपिक है वो हमें है पेज नंबर 198 को निकाल लीजिए और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एआरआर के बारे में। एआरआर क्या होता है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग रेट ऑफ रिटर्न को पता लगाते हैं किसी इन्वेस्टमेंट में। यानी हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा उसको पता लगाने के लिए हम लोग एआरआर का हेल्प लेते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो केवल पेबैक पीरियड को कंसीडर करते हैं, वैसा मेथड ये नहीं है। एआरआर जो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को इवैल्यूएट करता है। एआरआर क्या इवैल्यूएट करता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ओवर द इन्वेस्टमेंट लाइफ स्पैन। यानी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इसके लाइफ स्पैन में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ठीक है, वो कैलकुलेट करता है एआरआर, राइट। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि एआरआर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करेगा जो कि हमारे पास रेडिली अवेलेबल रहेगा, जिस कारण से ये प्रैक्टिकल मेथड होता है। तो दो तीन पॉइंट्स मैं आपको फिर से रिपीट करके बता दूं। मेन पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके थ्रू हम लोग रेट ऑफ रिटर्न पता लगाते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि एआरआर जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करता है, और तीसरा ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करता है, ठीक है, इसलिए ये प्रैक्टिकल मेथड है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसकी की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो हमारा सेशन है ना व्हाट टू लर्न, इसमें मैं आपको एकदम माइक्रो पॉइंट्स की पॉइंट समझा रहा हूं। तो सबसे पहला की पॉइंट्स है कि ये सिंपल और प्रैक्टिकल है, इजी टू कंप्यूट है। डेटा रिक्वायरमेंट की बात करें तो लिमिटेड डेटा को यूज करेगा, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे प्योरली रिलाई करता है। उसके बाद हमारा फोकस की बात करें तो प्रॉफिट सेंट्रिक होता है, ये नॉट कैश फ्लो सेंट्रिक। ये हमारा प्रॉफिट सेंट्रिक है, कैश फ्लो सेंट्रिक नहीं है। और ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट नहीं करता, डज नॉट अकाउंट फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यदि हम डीसीएफ से कंपेयर करें तो डीसीएफ क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है, राइट। डीसीएफ क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है। इसे यदि कंपेयर करें तो एआरआर में आपको डिटेल एस्टिमेट नहीं चाहिए होता है इंटायर प्रोजेक्ट लाइफ के लिए। और यदि आपका ये जो डिटेल एस्टिमेट होता है ना, ये क्या करता है? अनसर्टेनिटी को कम कर देता है। तो एआरआर का फायदा यही है कि हमारा अनसर्टेनिटी कम हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है लाइफ स्पैन एंड डेप्रिसिएशन। तो इसमें देखिए जहां तक बात है लाइफ स्पैन की, तो एआरआर कैलकुलेशन के अंदर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट को भी इंक्लूड होता है, उसके साल्वेज वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको? इजी टू कंप्यूट, ठीक है। मेन पॉइंट को यहां ध्यान दीजिए। पहला क्या बताया? इजी टू कंप्यूट। दूसरा क्या बताया? लिमिटेड डेटा को यूज करेगा, प्रॉफिट सेंट्रिक होगा, नॉन कैश फ्लो सेंट्रिक है। यहाँ पे एस्टिमेट, इसमें आपको इंटायर प्रोजेक्ट लाइफ के लिए एस्टिमेट नहीं रिक्वायरमेंट होती है, इस कारण से अनसर्टेनिटी कम होता है। और एआरआर में हम लोग डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं। ये 4 पॉइंट को ध्यान रखिए। अब आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है इस चीज को समझाने के लिए, मैं आपको समझा देता हूं इस चीज को। निश्चित रूप से आप ध्यान निश्चिंत रहिए, एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा। दो प्रपोजल है, एक्स और वाई, दो प्रपोजल है जिसमें 2 लाख का आउटले है, एक्सपेक्टेड लाइफ है 4 ईयर का, और साल्वेज वैल्यू 0 है, ठीक है। मतलब साल्वेज वैल्यू जो आपका रेजिडुअल वैल्यू होता है उसको बोलते हैं। तो प्रत्येक साल जो बुक वैल्यू है, डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कैश फ्लो है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एआरआर निकालने का 3 तरीका होता है। देयर आर 3 वे टू कैलकुलेट एआरआर। फर्स्ट इज एनुअल बेसिस। तो यदि हम एनुअल बेसिस पे एआरआर को कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला होता है कि हमारा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन क्या है, और इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग, इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग में क्या है, इनटू 100। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? एनुअल बेसिस पे एआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी डेप्रिसिएशन के बाद प्रॉफिट जो भी है उसको नोमिनेटर में दे दीजिए, और ईयर के बिगिनिंग में आपका जो इन्वेस्टमेंट था उसको आप डिनोमिनेटर में डाल दीजिए और इनटू 100 करेंगे तो आपको एनुअल बेसिस पे एआरआर कैलकुलेट होके मिल जाएगा। दूसरा होता है टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस। यदि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे एआरआर निकालना है तो जो भी आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट है उसको नोमिनेटर में डाल दीजिए, और जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, देखिए एक चीज नोटिस कीजिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस अंतर ये है, अंतर कहाँ आ रहा है कि जब हम लोग एनुअल बेसिस पे एआरआर निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, और जब टोटल इन्वेस्टमेंट पे निकाल रहे हैं तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट ले रहे हैं। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए आपको जो भी साल का प्रॉफिट पता है उसको जोड़ लीजिए और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको एवरेज एनुअल प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले साल का प्रॉफिट 80,000 है, दो साल का प्रॉफिट 80,000 है, 3 साल का प्रॉफिट 80,000 है, सभी को जोड़ के बाई 3 कर दीजिए तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट मिल गया। उसको आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे जो कि आपका 3 लाख है, तो आपको मिल जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे। तो देखिए सिंपल सी बात है, 3 तरीका होता है एआरआर कैलकुलेट करने का। एक तो एनुअल बेसिस होता है जिसमें सिंपली आप जो आपका प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है उसको नोमिनेटर में डाल दीजिए, और बिगिनिंग ऑफ ईयर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए और परसेंटेज निकाल लीजिए। दूसरा तरीका होता है टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, यानी आप एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकाल लीजिए, उसको टोटल इन्वेस्टमेंट से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दीजिए। और थर्ड तरीका होता है हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस। इसमें क्या करते हैं हम लोग? एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते हैं और फिर
तो कैसे निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सॉलिड वैल्यू बाई 2। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ले रहे थे डिनोमिनेटर में, अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ले रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? एवरेज इन्वेस्टमेंट को लेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे और प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 तरीका होता है, एक में एवरेज इन्वेस्टमेंट लेते हैं, एक में टोटल इन्वेस्टमेंट लेते हैं और एक में हम लोग एनुअल बेसिस पे निकालते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई आपको? अब पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है एआरआर का कैलकुलेशन का 3 मेथड कौन कौन सा है। एक केस में हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे, एक केस में हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट लेंगे, ये ध्यान रखना है। अब सवाल है कि मेन एडवांटेज क्या होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का ओवर डीसीएफ का? कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यूज डिटेल एस्टिमेट फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ। फिर सी कर रहा है कि यूज लिमिटेड एंड रेडीली अवेलेबल अकाउंटिंग डेटा, और डी कर रहा है फोकस ऑन कैश फ्लो रेदर देन प्रॉफिट। तो देखिए एआरआर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लिमिटेड और रेडीली अवेलेबल अकाउंटिंग डेटा को यूज करता है। एआरआर का कौन सा लिमिटेशन है? इट इज कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस करेक्ट, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट नहीं करता, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। अब आपके सामने जो एग्जांपल दिया गया है, व्हाट इज द एआरआर फॉर प्रोजेक्ट ऑन एनुअल बेसिस फॉर द फर्स्ट ईयर इफ द प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 80,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है एआरआर, ठीक है। पीएडी दे रखा है 80,000 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 3 लाख, तो 80,000 को 3 लाख से डिवाइड कर दीजिए और इसको 100% निकाल लीजिए। तो सिंपल सी बात है 80 लाख अपॉन 80,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100। तो ये 4 जीरो, ये 4 जीरो गया, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो गया, तो इट विल बी 80/3 जो कि लगभग 26.67% आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एआरआर निकालने का, राइट। आपको करना क्या है? पीएडी यानी प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन को नोमिनेटर में लिखना है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिनोमिनेटर में लिखना है, और इसके बेसिस पे आप जो है निकाल सकते हैं कि एआरआर क्या होगा। अब सवाल है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं एआरआर को निकालने के लिए? यूजिंग एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस, नाम ही रखा है एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट यदि आपको निकालना है तो सिंपल सी बात है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू जोड़ के बाई 2 करेंगे तो हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा यूजिंग द एवरेज। अब देखिए सवाल है, एक प्रोजेक्ट है जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 3 लाख का, साल्वेज वैल्यू दे रखा है 90,000 का, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दे रखा है 80,000 का। तो एआरआर क्या होगा एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पे? बहुत अच्छा सवाल है। आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 3 लाख का, साल्वेज वैल्यू दे रखा है 90,000 का, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दे रखा है 80,000 का। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ लिख दिया है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस निकालना है। तो सबसे पहले आप एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालिएगा? तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस जो आपका फाइनल इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का, ठीक है, 3 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अच्छा फाइनल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? तो देखिए फाइनल इन्वेस्टमेंट जो आपका साल्वेज वैल्यू है वही होगा। तो साल्वेज वैल्यू लिख दिए 90,000 और इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो बेसिकली कितना हो जाएगा? 3,90,000 डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली यदि आप 3,90,000 का आधा से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए ये 1.5 लाख हो गया आधा, इसका 45,000 हो गया, तो 1,95,000 हो जाएगा। तो 1,95,000 आपका क्या निकल गया? एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल गया। और आपको यदि एआरआर निकालना है तो प्रॉफिट को नोमिनेटर में डाल दीजिए। तो एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दे रखा है 80,000 को नोमिनेटर में डाल दीजिए और 1,95,000 को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए और इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये 3 देखिए सिंपल सी बात है, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो गया और उसके बाद कितना बचेगा ऊपर? 80,000 और अपॉन 195, ठीक है। तो एक काम कीजिए 195 इंटू 2 करेंगे तो 3,90,000 हो जाएगा ना, 390 हो जाएगा। इसको 16,000 कर दीजिए, ये जीरो गया। तो आपको करना क्या है कि 1600 को 39 से डिवाइड करना है और ये आपको यदि मान लीजिए 40 रहता तो समथिंग 40 आता, लेकिन उससे कुछ ज्यादा आएगा तो 41.03 हमारा करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन से चलना पड़ेगा और आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना है कि जब भी आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पे एआरआर निकालना है तो इन्वेस्टमेंट का आप एवरेज निकाल लीजिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस फाइनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 2 और फिर नोमिनेटर में आप पीएडी लिख दीजिए, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपको एआरआर मिल जाएगा। होपफुली आपको एआरआर का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, व्हाट टू स्टडी सेशन। जितना मैं बता रहा हूं जरूर पढ़ के जाइए, जितना पार्ट में आपको करवा रहा हूं जरूर करके जाइए। और दोस्तों आपको यदि इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप मात्र 70 रुपीज में इस सभी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। केवल इतना ही पीडीएफ नहीं दोस्तों, आपको कंसाइज नोट्स, आपको कैप्सूल पीडीएफ, वन लाइनर पीडीएफ,
क्विजेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कुछ मिलेंगे। पेज नंबर 200 में आ जाइए और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनपीवी के बारे में। एनपीवी क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। देखिए एनपीवी क्या होता है कि आपके जितने भी फ्यूचर कैश फ्लो आने वाले हैं उनका प्रेजेंट वैल्यू होता है। सिंपल सी बात है। इसका कंसेप्ट ये है कि आज के दिन में 1 रुपया का वैल्यू जो है फ्यूचर में 1 रुपया के वैल्यू से ज्यादा होगा। तो एनपीवी इसी चीज टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट करता है। मैंने अभी आपको एआरआर का एक लिमिटेशन बताया था ना कि यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट नहीं किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था एआरआर का, जिसको रेक्टिफाई किया गया एनपीवी के माध्यम से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो एआरआर बेसिकली तरीका था जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर सकते हैं अच्छे तरीके से कि रिटर्न किस में ज़्यादा मिलेगा। एनपीवी भी वही तरीका है। तो एनपीवी निकालने के लिए क्या कीजिए कि आपके पास जो नेट कैश इनफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए और जो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दीजिए। तो ये आप देखिए डिसाइड कैसे करेंगे कि आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो यदि एनपीवी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा हो या बराबर हो तो एक्सेप्ट कीजिए प्रपोजल को, एनपीवी का वैल्यू 0 से कम हो तो रिजेक्ट कीजिए प्रपोजल को। सिंपल सा रूल है। ठीक है, अब इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, ये जो मैंने आपको एनपीवी प्रोसेस के बारे में समझाया, इसका क्या स्ट्रेंथ है, इसका क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहला स्ट्रेंथ तो यही है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। दूसरा स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन होता है सरप्लस का प्रोजेक्ट के एंड में। और तीसरा हेल्पफुल ये मिलता है कि प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है उसको इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन से अलाइन करता है। ये 3 आपको मैंने प्रॉफिट स्ट्रेंथ समझाया। अब यदि हम इसके लिमिटेशन की बात करें, फिर टॉक अबाउट इट लिमिटेशन, तो सबसे पहले कि एस्टिमेट पे रिलाई करता है, इस कारण से स्पेकुलेटिव होता है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि डिस्काउंट रेट को हम लोग, डिस्काउंट रेट सब्जेक्टिव होता है और ये इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन से वेरी करता है। और तीसरा हमारा लिमिटेशन ये है कि ओवरऑल पिक्चर नहीं प्रोवाइड करता प्रॉफिट या लॉस का। तो फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करेगा, ये पहला इसका एडवांटेज है। फिर सरप्लस का इंडिकेशन होगा, प्रोजेक्ट के रिटर्न को अलाइन करेगा इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन से, एस्टिमेट पे रिलाई करता है, लिमिटेशन है, डिस्काउंट रेट सब्जेक्टिव होता है, ओवरऑल पिक्चर प्रॉफिट और लॉस का नहीं प्रोवाइड करता है। तो ये 6 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल आप जानते ही हैं कि करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए तो आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाता है। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कि हमारे कैपिटल कैश फ्लो पे, वो जरा देखिए। तो ये देखिए सिंपल सी बात है कि यदि हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ता है इसका मतलब कि एक तरह का आउटफ्लो है। ठीक है, और यदि वर्किंग कैपिटल घटता है तो मतलब क्या हुआ, हमारा इनफ्लो है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, डिफरेंस क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यदि ये बढ़ रहा है, यदि ये बढ़ रहा है मतलब करंट एसेट ज़्यादा हो रहा है या करंट लायबिलिटी कम हो रहा है, दो ही चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये आउटफ्लो को इंडिकेट करता है और मतलब कैश आउटफ्लो का, और यदि वर्किंग कैपिटल घट रहा है मतलब कैश इनफ्लो का इंडिकेट करता है। क्योंकि ये बात बेसिक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए हमारी जो एडजस्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है कि करेक्ट कैश फ्लो एनालिसिस के लिए आपको वर्किंग कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यदि आपको करेक्ट कैश फ्लो निकालना है तो वर्किंग कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। ये बातें समझ में आ रही है आपको। दूसरी बात आती है कैपिटल रेशनिंग। ये क्या होता है कि हम जो भी कैपिटल ड्यू हो है लिमिटेड रिसोर्स के कारण उसके यूज या सप्लाई पे रिस्ट्रिक्शन डालना, ये बेसिक कंसेप्ट है कैपिटल रेशनिंग का। तो कैपिटल रेशनिंग में क्या है कि इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। अब मैंने आपको बोला रिस्ट्रिक्शन आते हैं, कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शन आते हैं, जैसे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना होना, रिटेन प्रॉफिट का कोई यूज नहीं होना, या हम एक्सटर्नल फंडिंग को अवॉइड करेंगे। तो ये सभी हमारे कैपिटल रेशनिंग के कुछ कुछ फॉर्म्स होते हैं। तो रेशनिंग ट्रिगर की बात करें तो आईआरआर ज्यादा होना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा होना, फिक्स्ड डिस्काउंट रेट होना, इन्फ्लेशन लिंक्ड रेट होना, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होना, ये सभी हमारे हैं। अब एक होता है हमारा इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। ये क्या होता है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट क्या होता है, तो खरीदने का, ऑपरेट करने का, एक एसेट को मेंटेन करने का अपने लाइफ स्पैन में, इन सभी का जो एनुअल कॉस्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ईएसी, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखिए सिंपल सी बात है कि ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस को कंपेयर करता है एसेट का विद डिफरेंट लाइफ स्पैन। अब मान लीजिए कि बहुत सारा एसेट है, अलग अलग लाइफ स्पैन है सबका, तो कितना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है कौन सा एसेट, उसको हम लोग यूज करते हैं कैपिटल बजटिंग में। इसमें जो कंपोनेंट आती है ईएसी में, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में प्राइस ऑफ एसेट आता है, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन आता है, डिस्काउंट रेट आता है, 3 कंपोनेंट होता है। तो ये 3 चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। देखिए एनपीवी के बारे में मैंने समझाया आपको, क्या स्ट्रेंथ है, क्या लिमिटेशन है, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट क्यों जरूरी है, कैपिटल लिस्टिंग में क्या होता है कि हम कैपिटल जो ड्यू है लिमिटेड रिसोर्स के कारण उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन डालते हैं यूज करने में, और ईएसी के बारे में मैंने आपको बताया कि एनुअल कॉस्ट जो हमारा खरीदने का, ऑपरेट करने का और एसेट को मेंटेन करने का होता है उसको हम लोग ईएसी बोलते हैं। पहला सवाल है कि व्हाट डज एनपीवी स्टैंड फॉर, नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। इनमें से कौन सा स्ट्रेंथ नहीं है एनपीवी का, इट कंसीडर, ये तो स्ट्रेंथ है, इट प्रोवाइड अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ सरप्लस एज अ प्रोजेक्ट, यही बताता है। रिलाई ऑन ऑब्जेक्टिव एंड कंक्रीट, ये गलत है। अलाइंग प्रोजेक्ट, ये भी सही है, ऑप्शन सी सही होगा इसका, मतलब ऑप्शन सी स्ट्रेंथ नहीं है।
वर्किंग कैपिटल यदि बढ़ रहा है तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे एनपीवी एनालिसिस में? तो सिंपल सी बात है, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो हमारा जो है कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। कैपिटल रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो यूज है या सप्लाई ऑफ कैपिटल है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है। अब रेस्ट्रिक्शन का टाइप मैंने आपको बताया था कि जैसे कि नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट, नो यूज ऑफ रिटेन प्रॉफिट, ये सभी रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है। अवॉइडिंग एक्सटर्नल फंड, ठीक है, तो कैपिटल जो है उस पर हम लोग यूज और सप्लाई पे रेस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल है कि नेक्स्ट सवाल है कि एनपीवी एनालिसिस में यदि एनपीवी का प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट का एनपीवी नेगेटिव है तो इसका क्या डिसीजन होना चाहिए? तो रिजेक्ट कर दीजिए। पेज नंबर 203 में आ जाइए और हम लोग ले चलते हैं आईआरआर की दुनिया में। आईआरआर क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट को कंपेरिजन करने का बहुत अच्छा टूल होता है। तो ये क्या होता है कि एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ दैट इज इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट, यानी कितना रेट ऑफ ग्रोथ एक इन्वेस्टमेंट जो है जनरेट करेगी। एनपीवी से कैसे रिलेटेड है? तो आईआरआर का कैलकुलेशन और एनपीवी का सिमिलर होता है, लेकिन आईआरआर के लिए एनपीवी को हम लोग 0 मानते हैं। तो सिंपल सी बात है, एनपीवी का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था आपको कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो। तो निकालने का तरीका क्या होता है? समेशन ऑफ CT अपॉन 1 प्लस IRR होल टू द पावर T अपॉन T इज इक्वल टू 1 टू T इज इक्वल टू कैपिटल T और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसको यदि 0 कर देंगे तो हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग ये आएगा CT आएगा, IRR यहीं से निकाला जाता है। अब इसमें कुछ टर्म्स आपने देखा होगा, जैसे कि पहला टर्म आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है CT का मतलब क्या होता है? नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग पीरियड T, मतलब कितना कैश इनफ्लो हुआ है। जैसे हो सकता है कि किसी साल 1000 हुआ हो, किसी साल 2000 हुआ हो, किसी साल 3000 हुआ हो, मतलब मान लीजिए 5 साल का पीरियड है तो मान लीजिए अगले साल 4000 हुआ हो, अगले साल 5000 हुआ हो, तो ये सभी कैश इनफ्लो है ना। तो कैश इनफ्लो जितना हुआ है उसको हम लोग CT से डिनोट करते हैं। C0 क्या होता है? हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। IRR क्या होता है? हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। कैपिटल T क्या होता है? हमारा टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड है। स्मॉल t क्या है? स्मॉल t हमारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे करके, और इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग IRR निकालेंगे। तो IRR यदि हमें निकालना है तो हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेंगे, यानी इनिशियल आउटफ्लो कितना है, टोटल पीरियड लेंगे, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, नेट कैश फ्लो लेंगे CT और IRR फाइंड करेंगे। अब देखिए नियम क्या है, कैसे डिसाइड करें, डिसीजन का रूल क्या है? सिंपल सी बात है, IRR को RRR से यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर कीजिए। तो यदि आपका IRR RRR से ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कीजिए, यदि IRR RRR से कम है तो रिजेक्ट कीजिए। अभी RRR क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। तो आरआर होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ फंड, यानी जो आपका फंड है उसका कितना लागत है, कॉस्ट है, इसको हम लोग आरआर से डिनोट करते हैं। लिमिटेशन क्या है आरआर का? ये कॉम्प्लेक्सिटी है, कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है बिना सॉफ्टवेयर का, और कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल आरआर मिल जाता है। मान लीजिए नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो है, जिस कारण से मल्टीपल आरआर मिलेगा तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। ये भी दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा पॉइंट ये है कि एस्टिमेशन इशू होता है, राइट। कभी कभी हमें एस्टिमेशन इशू आता है, यदि प्रेडिक्शन इनएक्यूरेट रहेगा तो आईआरआर मिसलीडिंग शो करता है। और सिनेरियो एनालिसिस में आईआरआर को सिनेरियो एनालिसिस से कंबाइन करना, और डब्ल्यूएसीसी को, ये क्या होता है डब्ल्यूएसी में आपको बताऊंगा, ये आईआरआर से कंसिडर करना, ये रिलायबिलिटी बढ़ाता है, ये सभी लिमिटेशन है। अब ये एक टर्म आता है मल्टीपल आईआरआर। तो मल्टीपल आईआरआर तब आता है जब प्रोजेक्ट का नॉन कन्वेंशनल या इंटरमीडिएट कैश फ्लो हो, तो वहाँ पे मल्टीपल आईआरआर हमें मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आईआरआर का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। आईआरआर का कैलकुलेशन कैसे रिलेटेड है एनपीवी से? तो आईआरआर निकालते हैं कब हम लोग? जब एनपीवी हमारा 0 होता है, राइट। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ आईआरआर मेथड? तो इस रेट रिजल्ट इन मल्टीपल आईआरआर विद नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज द मोस्ट लाइकली रिक्वायर्ड कंबाइनिंग आईआरआर एनालिसिस विद सिनेरियो एनालिसिस? तो जब हमारा इंटरमीडिएट पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लो रहेगा तो उस केस में हमारा ये सबसे ज़्यादा आईआरआर एनालिसिस। और यदि प्रोजेक्ट का आईआरआर जो है हायर है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो क्या डिसीजन लिया जाए? तो आप एक्सेप्ट कीजिए। पेज नंबर 204 में आ जाइए और हम लोग MIRR की बात करते हैं, जो कि होता है हमारा मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जरा बता सकते हैं ये क्या होता है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? तो ये रिफाइंड वर्जन है आईआरआर का, जो कि हमारे अनरियलिस्टिक एजम्पशन को एड्रेस करता है कि हम कैश इनफ्लो को रीइन्वेस्ट करते हैं आईआरआर पे, और जो हमारा इशू था कि मल्टीपल आईआरआर का, उसको रिजॉल्व करता है जी वैसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे अल्टरनेट कैश फ्लो है। पर्पज ये है कि हमें एक्यूरेट मेजर प्रोवाइड करेगा। किस चीज़ का एक्यूरेट मेजर प्रोवाइड करेगा? प्रोजेक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी का। ये कंसिडर करेगा रीइन्वेस्टमेंट को एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेदर देन प्रोजेक्ट आईआरआर, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूँ कि कैसे ये करता है, लेट्स डिस्कस। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन प्रोसेस क्या होता है। यदि आपको MIRR
कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो पीवीसी बोलते हैं। पीवीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ जो आपका कैश आउटफ्लो है उसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए अपॉन 1 + r होल टू द पावर t को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, t = 0 to t = n कर दीजिए, तो ये आपको पीवीसी दे देगा। यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए कि स्मॉल r क्या है, स्मॉल r है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्मॉल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड। ये दो चीज ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एक होता है हमारा टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है कि कैश इनफ्लो t = 1 to t = n को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 + r होल टू द पावर n - t। यदि आपको MRR निकालना है तो PVC = TV अपॉन 1 + MRR टू द पावर n। तो देखिए तीन प्रोसेस होता है, पहले आप PVC निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट निकालेंगे, बहुत सिंपल है, आपको ये पता ही होगा कि 1/1 + r होल टू द पावर n जो होता है डिस्काउंट फैक्टर होता है, इसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई, कैश आउटफ्लो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको PVC मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, और सभी को जोड़ दीजिए, समेशन ऐड कर दीजिए। टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है कि जो कैश इनफ्लो है उसको 1 + r होल टू द पावर n - t से मल्टीप्लाई करना है, और MRR निकालने के लिए टीवी को 1 + ये इस इक्वेशन को यूज कीजिए, PVC = TV अपॉन 1 + MRR टू द पावर n। अब यहाँ पे स्प्रेडशीट का एप्लीकेशन का है, स्ट्रेंथ क्या है MRR का, ये रियलिस्टिक और अनडिस्प्यूटेड रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करता है, ये जो मल्टीपल IRR का इशू था उसे सॉल्व करता है, ये क्लियर कंपैरिजन ऑफर करता है, राइट, जब री इन्वेस्टमेंट रेट प्रोजेक्ट के IRR रेट से डिफरेंट हो, ये सभी इसके एडवांटेज हैं। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि अब मान लीजिए प्रोजेक्ट है जिसका साइजेज अलग अलग है, वहाँ पर रैंकिंग करना यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, राइट, और इसमें कैलकुलेशन टूल है जैसे कि स्प्रेडशीट चाहिए, ये भी लिमिटेशन है। सवाल है कि मेन पर्पज़ क्या है MRR को यूज करने का, कि जो हमारा IRR का मेन दिक्कत था कि मल्टीपल IRR आने का। चलिए दोस्तों देखिए ये क्या है, एक ऐसा नाम ही रखा है मॉडल, एक ऐसा मॉडल जो कि हमारे रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाता है, और ये इसका फोकस होता है सिस्टमिक रिस्क पे। जैसे कि आपने हर्स्टेड बैंक इंसिडेंट के बारे में सुना होगा, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिस्टमिक रिस्क का। तो बेसिकली दो चीज है, एक तरफ हमारा रिस्क है और एक तरफ हमारा क्या है, रिटर्न है। ठीक है, तो इसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाउ दे आर रिलेटेड, ठीक है, हाउ रिस्क एंड रिटर्न आर रिलेटेड, दिस मॉडल क्लियरली डिस्क्राइब। सो दैट्स द पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज पर्पस। इसके पर्पस की यदि हम बात करें तो इसका पर्पस यही है कि हमारे जो रिस्की सिक्योरिटीज है ना उसे हम प्राइसिंग करें। तो देखिए सिंपल सी बात है, ऐसी कुछ सिक्योरिटी होती है जिसके रिस्क काफी ज्यादा होती है, उसको हम प्राइसिंग करते हैं, प्राइस रिस्की सिक्योरिटी, ताकि जो हम प्राइस पे कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट हो जितना रिटर्न जनरेट एक्सपेक्टेड है, राइट। तो वॉट एवर प्राइस वी आर पेइंग ऑन दैट फॉर दैट रिस्की सिक्योरिटी, इट शुड बी इक्वल टू आवर प्राइस शुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब इसके की कंपोनेंट्स की यदि हम बात करें तो इसके लिए तीन की कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा आरएफ। आरएफ क्या होता है, आरएफ होता है हमारा रिस्क फ्री रेट। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई रिस्क ही ना हो, और उस केस में जो रिटर्न होगा उसको हम लोग आरएफ बोलते हैं। आरएफ मतलब रिटर्न होता है, एक ऐसा रिटर्न, कहां पे, रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न विथ नो रिस्क। समझ रहे हैं, मतलब ऐसा मान लीजिए आप, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, उसको कोई रिस्क है क्या, नहीं है, राइट। तो क्योंकि वो पूरा का पूरा पैसा सरकार के द्वारा ये है, तो वहां पे आप यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई रिस्क तो है ही नहीं, वहां पे आपको पूरा रिटर्न, तो उस केस में जो रिटर्न मिलेगा उसको हम लोग आरएफ बोल रहे हैं। दूसरा है हमारा मार्केट रिस्क प्रीमियम। आरएफ समझ में आ गया आपको। आरएफ क्या होता है कि रिटर्न, आरएफ बेसिकली क्या है कि रिटर्न है, रिटर्न कहां पे, वैसे इन्वेस्टमेंट में जहां पे कोई रिस्क ना हो। दूसरा होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, जिसको हम लोग आरएम माइनस आरएफ से डिनोट करते हैं। देखिए ये क्या होता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न था और जो रिस्क फ्री रेट है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग शो करते हैं, नाम से ही क्लियर है। आरएम मतलब कि मार्केट रिस्क, मार्केट के रेट पे, मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे अमाउंट को तो जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आरएम हो गया, और रिस्क फ्री पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका आरएफ आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वही हमारा प्रीमियम कहलाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप चूंकि ज्यादा रिस्क ले रहे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करके, तो आपको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको प्रीमियम बोल रहे हैं। एक होता है हमारा बीटा। बीटा क्या होता है वो समझिए। तो बीटा सिस्टमिक रिस्क का मेजरमेंट होता है, या सिक्योरिटी के वोलेटिलिटी का मेजरमेंट होता है इन कंपैरिजन टू मार्केट एज अ होल, ठीक है। ये तीन चीज ध्यान रखेंगे, आरएफ, आरएम माइनस आरएफ, और होता है बीटा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है वो जरा देखिए, हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मूला।
तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यदि आपको निकालना है, राइट, तो देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी यदि कि RE यदि आपको निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे, तो RE निकालना है तो सबसे पहले जो आपका रिस्क मतलब रिस्क फ्री रेट रिटर्न है उसको ले लीजिए, और जो लिवरेज बीटा है उसको ले लीजिए, और RM माइनस RF से माइनस कर दीजिए। इससे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे कि ट्रेजरी बॉन्ड है, तो उस पर हम लोग RF ये निकालेंगे, RF निकालेंगे। फिर लिवरेज बीटा क्या होता है कि हमारा सिक्योरिटी कितना वोलेटाइल है रिलेटिव टू द मार्केट। तो यदि आपको बीटा एल निकालना है तो सबसे पहले आप देखिए कि सिक्योरिटी का रिटर्न और मार्केट का रिटर्न कितना कोवेरिएंस है, और मार्केट रिटर्न का वेरिएंस से डिवाइड कर दिया तो आपको बीटा एल मिल जाएगा। और RM मैंने आपको बताया था कि मार्केट पोर्टफोलियो में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो RM होता है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है RM और RF का, वो हमारा होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यही चीज़ है हमारा। तो चलिए अब हम लोग इसके यूजेस की बात करते हैं। तो इसके माध्यम से ये जो हमारा CAPM है, ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई सिक्योरिटी को आप इसके रिस्क को कंसीडर करते हुए फेयरली प्राइसिंग किया गया है नहीं किया गया है, और इसके माध्यम से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होगा और किसी इन्वेस्टमेंट पे ROE हमारा कितना होगा। ROE हम लोग निकाल रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं। चलिए अब पहले सवाल करते हैं, CAPM का फुल फॉर्म बता दीजिए। CAPM का फुल फॉर्म है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अगला सवाल है CAPM फॉर्मूला में RF क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रिस्क फ्री रिटर्न को, रिस्क फ्री रेट को रिप्रेजेंट करता है। बीटा क्या मेजर करता है, तो बीटा मेजर करता है हमारा कि सिस्टमिक रिस्क कंपेयर टू मार्केट। अगला सवाल है कि मार्केट रिस्क प्रीमियम कैसे डिफाइन होता है, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम ऑप्शन निकाला है कि द रिस्क फ्री रेट प्लस द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट माइनस, यस ऑप्शन भी करेक्ट है। कौन सा इंडेक्स ट्रेडिशनली यूज किया जाता है स्टैंडिंग फॉर द मार्केट व्हेन कैलकुलेटिंग बीटा, तो ऑप्शन नंबर सी S&P 500। अब आप पेज नंबर 218 में आ जाइए। अभी तक हमने CAPM की बात की, अब मैं आपको आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के बारे में समझाता हूँ। शॉर्ट में इसको हम लोग APT बोलते हैं। देखिए दोस्तों, APT जो है ना CAPM मॉडल का एक अल्टरनेटिव है। APT एक ऐसा मॉडल है जो कि हमारे रिटर्न, सिक्योरिटी पे जो रिटर्न है और मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को दर्शाता है। देखिए CAPM में हमने क्या देखा कि हमारा जो रिस्क है और रिटर्न है वो आपस में कैसे रिलेटेड है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी यदि आपको निकालना है तो RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा एल करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगा, राइट। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक तरफ तो हमारा रिटर्न ही है सिक्योरिटी का, लेकिन दूसरी तरफ हमारा बहुत सारा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। इसका कोर आइडिया क्या है, आइए जिस पे प्रकाश डालते हैं। तो CAPM जैसा नहीं है APT। तो यहाँ क्या होता है कि CAPM क्या करता था, विच कंसीडर मार्केट रिस्क अलोन, केवल मार्केट रिस्क को ही कंसीडर करता था। लेकिन APT क्या करता है कि सिक्योरिटी हो सकता है कि मिसप्राइज हो बहुत सारे फैक्टर के कारण। CAPM क्या कहता है कि जो हमारा मार्केट, जो हमारा सिक्योरिटी है ना, उसका प्राइसिंग गलत है केवल मार्केट रिस्क के कारण। लेकिन ये APT का क्या कहना है कि सिक्योरिटी का प्राइसिंग गलत है बहुत सारे फैक्टर के कारण, ठीक है, तो जिस कारण से हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है आर्बिट्रेज का। तो अब यहाँ पे देखिए एक टर्म समझाया जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। क्या मतलब हुआ, APT जो है ना एक लीनियर रिलेशनशिप को एज्यूम करता है रिटर्न और सेवरल फैक्टर के बीच में, जो कि सिस्टमिक रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे फैक्टर हमारे सिस्टमिक रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से अभी जो भी मैंने आपको बोले फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि सिस्टमिक रिस्क को अफेक्ट करते हैं, और इन्हीं फैक्टर का जो है रिटर्न के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये, तो पहला फैक्टर आता है जैसे कि GDP ग्रोथ, फिर हमारा इन्फ्लेशन रेट, फिर स्टॉक इंडिसेस, फिर गोल्ड प्राइजेस, रिस्क फ्री रेट, ये सभी कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। और कुछ सेंसिटिविटी कोएफिशिएंट होता है, इसको लोग बीटा से डिनोट करते हैं। ये क्या मेजर करता है कि एसेट का रिटर्न जो है कितना ज़्यादा सेंसिटिव है इस फैक्टर से, राइट। तो ये बीटा मेजर करेगा, मतलब प्रत्येक फैक्टर से एसेट का रिटर्न कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, कौन मेजर करेगा, बीटा। और एक होता है हमारा RP जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का क्या मतलब होता है कि जो एडिशनल रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, टेकिंग ऑन द रिस्क एसोसिएटेड विद इच फैक्टर। तो ये सब फैक्टर याद रखिएगा, कॉमन फैक्टर है, कुछ सेंसिटिविटी कोएफिशिएंट है, कुछ रिस्क प्रीमियम है। कुछ सवाल कर लिया जाए तो APT का फॉर्मूला क्या हो गया, RF प्लस बीटा आई इंटू RPI समेशन। RF क्या होता है, रिस्क फ्री रेट होता है, बीटा आई क्या होता है, सेंसिटिविटी फैक्टर होता है, और RPI क्या होता है, रिस्क प्रीमियम फैक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि APT का फॉर्मूला से एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि GDP ग्रोथ है, उसके लिए बीटा है 0.6 और उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग RP जो है रिस्क प्रीमियम है 4%, ठीक है। तो
रिस्क प्रीमियम जो एडिशनल रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टेकिंग ऑन। अब देखिए प्रत्येक फैक्टर में आप प्रत्येक फैक्टर के साथ जो एडिशनल रिटर्न आपको मिलेगा उसको रिस्क प्रीमियम कैप्चर करेगा। बीटा क्या कैप्चर करेगा कि हमारा जो एसेट का रिटर्न है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है प्रत्येक फैक्टर से, वो बीटा रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि बीटा को आरपी से मल्टीप्लाई करेंगे सभी अलग अलग फैक्टर के लिए, जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए जीडीपी ग्रोथ के लिए हमने बीटा लिखा, आरपी लिखा, इन्फ्लेशन रेट के लिए ये सब देखिए, ये जीडीपी ग्रोथ हो गया मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, इन्फ्लेशन रेट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, गोल्ड प्राइस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, सेंसेक्स इंडेक्स रिटर्न मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। तो इन सभी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के लिए इंडिविजुअली हम लोग बीटा और आरपी लिखेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबको जोड़ेंगे। ठीक है, समीशन का मतलब ये होता है ना, और फिर हम लोग रिस्क फ्री रेट से जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। समझे? तो यही अंतर है। सीएपीएम और एपीटी में अंतर बस इतना ही सा है कि सीएपीएम बस ये कहता है कि हमारा जो हम लोग एपीटी की बात कर रहे हैं तो सीएपीएम बस ये कहता है कि हमारा जो कौन सा सिस्टमिक रिस्क है, सिस्टमिक रिस्क केवल मार्केट फैक्टर के कारण ही इफेक्ट होता है और कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं। लेकिन एपीटी ये कहता है कि हमारा जो प्राइसिंग है ना, जो हमारा जो हमारा इन्वेस्टमेंट का प्राइसिंग है, जो हमारा सिक्योरिटी का प्राइसिंग है, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो कि इसके प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं। तो अब वो कौन कौन से फैक्टर्स है, बहुत सारे मैक्रो फैक्टर में, जैसे जीडीपी ग्रोथ ये आ गया। तो सभी का हम लोग कंट्रीब्यूशन देखने के लिए क्या करेंगे, एक बीटा एक फैक्टर होता है जो कि सेंसिटिविटी डिनोट करता है कि वो पार्टिकुलर एसेट जो है कितना ज्यादा सेंसिटिव है इस पार्टिकुलर फैक्टर से। ठीक है, वो बीटा डिनोट करेगा। ठीक है, तो अब तो आप क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करें। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0.6 को मल्टीप्लाई कीजिए 4% से, 0.8 को मल्टीप्लाई कीजिए 2% से, यहाँ माइन नेगेटिव है, देखिए बीटा नेगेटिव भी होता है। 0.7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5% से, उसके बाद आप 1.3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9% से, सभी को जोड़ दीजिए, जहां माइनस होगा तो माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कि आपका टोटल ये कितना है। और फिर रिस्क फ्री रेट निकालने के लिए 3% से जोड़ दीजिए, तो आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशन। तो इसमें एक टर्म में आपको बताया था आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। तो जो आर्बिट्रेजर होते हैं ना, वो जो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू जो एपीटी ने प्रेडिक्ट किया, देखिए बेसिकली हमारा पर्पस यही है कि जो भी हमारा सिक्योरिटीज है उसका मार्केट वैल्यू कितना होना चाहिए, यही मुझे बता रहा है। ये जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, ये हमारे फेयर मार्केट वैल्यू बताएगा। तो जो डेविएशन आ रहा है एक्चुअल वैल्यू से और फेयर मार्केट वैल्यू से, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे आर्बिट्रेजर ताकि रिस्कलेस प्रॉफिट को अचीव कर सकें। चलिए अब सवाल है, पहला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सीएपीएम एंड एपीटी। पहला ऑप्शन सीएपीएम ओनली कंसीडर मल्टीपल इकोनॉमिक फैक्टर व्हेयरएज एपीटी ओनली कंसीडर मार्केट रिस्क, ये तो उल्टा कर दिया है, ये तो गलत है। बी कह रहा है कि एपीटी ओनली कंसीडर मल्टीपल इकोनॉमिक फैक्टर व्हेयरएज सीएपीएम ओनली कंसीडर मार्केट रिस्क, बिल्कुल सही बात है, यही तो पॉइंट मैंने आपको बताया है। अगला सवाल है कि एपीटी मॉडल में इनमें से कौन सा फैक्टर रिप्रेजेंट करता है कि एसेट का रिटर्न का कितना ज्यादा सेंसिटिविटी है एक पार्टिकुलर इकोनॉमिक फैक्टर से, तो ये बीटा होता है, मैंने बताया था आपको, जिसको बीटा बोलते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अब देखिए एक सवाल है कि आपको दिया हुआ है कि जीडीपी ग्रोथ को फैक्टर को कंसीडर कीजिए, जिसका बीटा दे रखा है इन्होंने 0.5, आरपी दे रखा है 3%, इन्फ्लेशन रेट लीजिए, बीटा दे रखा है 0.7, आरपी दे रखा है 2% और रिस्क फ्री रेट 4%, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा एपीटी से। तो देखिए सिंपल सी बात है, 0.5 को 3% से गुना कीजिए प्लस 0.7 को 2% से गुना कीजिए और सब में जो है 4% को जोड़ दीजिए, राइट। तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 6.9%। यही हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा एपीटी के माध्यम से। अगला सवाल है, इनमें विच फैक्टर इन द एग्जाम्पल कैलकुलेशन हैज नेगेटिव सेंसिटिविटी कोएफिशिएंट। अब देखिए अभी मैंने आपको बोला था ना कि बीटा नेगेटिव भी होता है। अब बीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पहला कह रहा है कि इट इंप्लाई द स्टॉक रिटर्न डिक्रीजेज एंड जीडीपी ग्रोथ इंक्रीजेज। बी कह रहा है कि इट इंप्लाई द स्टॉक रिटर्न डिक्रीजेज एंड इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेज। देखिए सी कह रहा है कि इंप्लाई द स्टॉक रिटर्न डिक्रीजेज। यस यस यस, देखिए बीटा नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि बीटा आपको शो क्या कर रहा है कि हमारा जो देखिए बीटा क्या शो करता है वो समझिए कि हमारा जो एसेट क्लास है, यानी कि आपका जो सिक्योरिटी है वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है इस पार्टिकुलर फैक्टर से। यहाँ पे हमारा गोल्ड प्राइस है, तो फैक्टर क्या है, गोल्ड का प्राइस है, तो ये नेगेटिव है। मतलब ये हुआ कि गोल्ड प्राइस यदि बढ़ेगा ना तो हमारा जो सिक्योरिटी का वैल्यू है, रिटर्न है, वो घटेगा। नेगेटिव का मतलब यही होता है, समझे। तो नेगेटिवली सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिव है ही नहीं, नेगेटिव मतलब घटेगा वो, राइट। ये बातें समझ में आ रही है आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 220 पे आते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यदि आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पे, नंबर आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, राइट। तो आपको मात्र 70 रुपीज़ में हमारा कैप्सूल कोर्स को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कैप्सूल कोर्स का, जिसमें आप डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हैं कैप्सूल कोर्स को और इस तरह के कंटेंट को अवेल कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पेज नंबर 220 में आ जाइए और मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास जो ओवरसीज
प्रोजेक्ट होते हैं, इनको यदि हमें इवैल्यूएट करना है तो हमारे पास क्या क्या अप्रोचेज हैं। तो सबसे पहले देखिए, अप्रोच में सबसे पहले दो प्राइमरी अप्रोच होता है किसी ओवरसीज प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने का, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हमारा होम करेंसी अप्रोच और एक होता है हमारा फॉरेन करेंसी अप्रोच। दोनों अप्रोच के माध्यम से हम प्रेजेंट वैल्यू पता कर सकते हैं कैश इनफ्लो का किसी ओवरसीज प्रोजेक्ट के, लेकिन इनकी मेथोलॉजी में अंतर है, करंट करेंसी कन्वर्जन में अंतर है। दो जगह अंतर कहाँ कहाँ है, इनके मेथड्स में डिफरेंट है और करेंसी कन्वर्जन में अंतर है। पहले हम लोग बात करते हैं होम करेंसी अप्रोच। तो हमारे पास जो फ्यूचर कैश फ्लो आएगा ओवरसीज प्रोजेक्ट से, उसके प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना, ये हमारा मेन एम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कैश फ्लो आ रहे हैं फॉरेन करेंसी से, जैसे मान लीजिए यूएसडी से, उसको हम लोग होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, यानी आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग एक्चुअल और एस्टिमेटेड स्पॉट रेट एट द टाइम ऑफ ईच कैश फ्लो। तो ये कैश फ्लो जब भी आ रहा है उस वक्त का जो हमारा स्पॉट रेट है या एक्चुअल रेट है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे कि यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इन सभी होम करेंसी को डिस्काउंटिंग करेंगे डोमेस्टिक रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से। यहाँ पे एक टर्म आया है डिस्काउंटिंग, समझते हैं ना आप। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई फ्यूचर में पैसा आने वाला है, उसका हमें आज के डेट में देखना है कितना वैल्यू आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो हम लोग डिस्काउंटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक रेट लेना होता है। तो कौन सा रेट लेना होगा हमें, तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट लेना पड़ेगा, समझे। तो ये चीज़ एक होता है कंपाउंडिंग, उसका अपोजिट होता है डिस्काउंटिंग। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम फ्यूचर वैल्यू, हम हर एक वो कैश फ्लो को देख रहे हैं और जो कि हमें मिलने वाला है फिर आगे, और उस सभी कैश फ्लो को हम लोग आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब हम कैश फ्लो निकाल लिए, अब उस कैश फ्लो को डिस्काउंट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू में। ठीक है, अब रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था $100 लाख, कैश इनफ्लो पहले साल में 30 लाख आया, 40 लाख दूसरे साल में, 50 लाख तीसरे साल में, 50 लाख चौथे साल में। आपको जो रिस्क एडजस्टेड रुपी डिस्काउंट रेट दे रखा है 12% दे रखा है। आरएफ जो है रिस्क फ्री रेट जो भारत में है 4% है और 7% इंडिया में है। यूएसए में 4% है और 7% इंडिया में है। स्पॉट रेट दे रखा है वाईएसडी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ्यूचर स्पॉट रेट कैलकुलेट करना है कि हमारा जो फ्यूचर स्पॉट करंट स्पॉट रेट दे रखा है, फ्यूचर स्पॉट फॉर्मूला क्या होता है, ST बराबर S0 इंटू 1 प्लस ID अपॉन 1 प्लस IF होल टू द पावर T। अब आप पूछेंगे कि ID क्या है, IF क्या है, ST क्या है, ये मैं समझा देता हूं। तो ID क्या है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट फ्री रेट है, ठीक है। उसके बाद IF क्या है, फॉरेन रिस्क फ्री रेट है। और S0 क्या है, हमारा स्पॉट रेट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फ्यूचर स्पॉट निकालिए और फिर उसको डिस्काउंटिंग कीजिए। डिस्काउंटिंग कैसे निकालेंगे, तो जो कैश इनफ्लो हमें हमारे पास आया उसको हम लोग आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे और हम उसे डिस्काउंट करेंगे। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, दिस प्रोसेस इज टू बी फॉलोड। तो देखिए, अब इसको यहाँ पे किया नहीं गया है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमें एस्टिमेटेड स्पॉट रेट निकालना है $1 का, ठीक है, $1 का निकालना है स्पॉट रेट, फ्यूचर स्पॉट रेट है ना, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर स्पॉट रेट है। ये मैंने बोला ना आपको पहले फ्यूचर स्पॉट रेट निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे इसका, तो पहले साल के लिए यदि निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 साल दिया हुआ है, तो हम लोग एक साल के लिए निकालेंगे। तो S1 के लिए क्या करेंगे, S0 हमें S0 कितना दिया हुआ है, S0 दिया हुआ है 80, मतलब अभी का स्पॉट रेट 80 है। 1 प्लस ID क्या होगा हमारा, तो ID होगा हमारा यहाँ देखिए ना, नोशनल फ्री इंटरेस्ट रेट दिया मैंने 4% और 7%, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसए ID हो जाएगा हमारा 0.07 और IF क्या हो जाएगा 0.04 और T कितना होगा 1 डालेंगे हम लोग, क्योंकि पहले साल का निकाल रहे हैं। तो S1 निकालिए, S2 निकालिए, S3 निकालिए, S4 निकालिए, ठीक है। तो आपको क्या निकल गया, हमें एस्टिमेटेड स्पॉट रेट मिल गया कि पहले साल का स्पॉट रेट इतना है, सेकंड साल का स्पॉट रेट इतना है। तो ये तो रेट मिल गया। एक्चुअल वैल्यू कितना है, तो एक्चुअल वैल्यू है हमारा, देख सकते हैं 30 लाख है पहले साल में। तो जो S1 निकला उसको 30 से गुना कीजिए, S2 को 40 से गुना कीजिए, S3 को 50 से गुना कीजिए, S4 को 40, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इस सभी को फिर जोड़िएगा, सभी को ये करके जोड़िएगा, ठीक है। तो ये सभी आपको कैश इनफ्लो मिलेगा, कैश इनफ्लो मिलेगा आपको, राइट, रुपीज़ में मिलेगा। यू विल गेट ऑल दिस कैश फ्लो, कैश इनफ्लो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, क्योंकि मैंने बोला था ना कि जब भी आप स्पॉट रेट निकालेंगे वो आप रुपीज़ में निकालेंगे। स्टेप बाय समझिए आप, यहाँ देखिए लिखा गया है कि सभी कैश फ्लो को फॉरेन करेंसी से रुपी में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन फॉरेन करेंसी से रुपी में कन्वर्ट यदि करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें जो कैश फ्लो दे रखा है वो फॉरेन करेंसी में दिया हुआ है, लेकिन हमें रुपी में कन्वर्ट करना है। तो अभी का स्पॉट रेट दिया हुआ है, हमें तो ये तो नहीं पता है कि 1 साल बाद का स्पॉट रेट क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम फ्यूचर स्पॉट रेट निकालेंगे। और फ्यूचर स्पॉट रेट जब मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपने अपने स्पॉट रेट से, तो हमें वो कैश इनफ्लो मिल जाएगा रुपीज़ में।
एक बार हमको कैश इनफ्लो मिल गया रुपीज़ में, तो हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ, फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? जैसे मान लीजिए कि एक का निकला 2469, तो उसको 1 + R से डिवाइड कर दीजिए। R क्या है हमारा? रिस्क एडजस्टेड रुपी डिस्काउंट रेट है, समझे? तो उसी तरह ये तो फर्स्ट ईयर का था। सेकेंड ईयर का मान लीजिए कि हमारा जो कैश फ्लो निकला वो 3387 निकला, उसको 1 + 0.12 होल पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी को समेशन कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो जो कि यहाँ इस केस में 10,882 मिलेगा। खुद से ट्राई कीजिए, जो कि हमारा आंसर आएगा 10,882। देखिए ये हमारा एक शॉर्ट सेशन है, तो मैं आपको एक ही चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यदि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे वीडियो कोर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक तो हमारा था होम करेंसी अप्रोच। अब इसे क्योंकि नाम ही रखा है होम करेंसी, क्योंकि हमने क्या कर रहा है कि हम फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। दैट्स वाई द अप्रोच इज कॉल्ड होम करेंसी एंड देन दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू। अब यदि हम बात करें फॉरेन करेंसी अप्रोच की, तो हम कैश फ्लो को फॉरेन करेंसी में ही रखेंगे। अब इन सभी फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट करेंगे फॉरेन एडजस्टेड। अब देखिए यहाँ पे रुपये एडजस्टेड डिस्काउंट रेट नहीं लेंगे, यहाँ फॉरेन एडजस्टेड डिस्काउंट रेट लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो में मिला है उसको फिर होम करेंसी, जो प्रेजेंट वैल्यू में मिला है उसको फिर होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे करंट स्पॉट रेट से। मतलब वही बात हो गया कि आप या तो स्पॉट रेट को फ्यूचर में कन्वर्ट कर लीजिए, या नहीं तो आप जो आपके पास जो ये कैश फ्लो है उसको रहने दीजिए फॉरेन करेंसी में, उसको डिस्काउंटिंग पहले कर लीजिए और फिर बाद में प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए। जैसे देखिए सेम क्वेश्चन है, 100 लाख का इन्वेस्टमेंट है, कैश इनफ्लो भी हमारा वही है, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, करंट स्पॉट रेट दिया हुआ है। तो क्या करना है आपको कि आपको निकाल, सबसे पहले यहाँ देखिए इंडिया का दे दिया है ना रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, तो सबसे पहले डिस्काउंट रेट निकालिए यूएसए का, ठीक है। तो यूएसए का डिस्काउंट रेट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? 1 + R ये जो भी है इक्वल टू इंडिया वाला और यूएसए वाला। तो यहाँ से हमें आरपी मिल जाएगा। आरपी कितना मिला? 8.9% मिला, राइट। तो अब देखिए इस बेसिस पे ये रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है। और फिर क्या करेंगे, इन कैश इनफ्लो को यूएसडी में डिस्काउंट करेंगे और फिर उसको बाद में आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे स्पॉट रेट से, राइट। तो इसके से भी हम लोग पीवी निकालेंगे तो 10,884 आएगा। यहाँ पे कितना निकला? 10,852 मिला था। तो अब सवाल कर लेते हैं कि हमारा जो होम करेंसी है और फॉरेन करेंसी अप्रोच इसमें क्या की डिफरेंस है। तो की डिफरेंस यही है कि होम करेंसी अप्रोच में सबसे पहले जो हमारे पास जो कैश इनफ्लो है उसको हम लोग होम करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसे डिस्काउंटिंग करते हैं। जबकि फॉरेन करेंसी में क्या करते हैं कि उसको फॉरेन करेंसी में ही रहने देते हैं, उसको पहले डिस्काउंटिंग कर देते हैं, राइट। और डिस्काउंटिंग करने में हम लोग यूएसडी डिस्काउंट रेट का यूज करेंगे और डिस्काउंटिंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं उसको आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन ये कर रहा है कि द होम करेंसी ऑफ कन्वर्ट ऑल कैश इनफ्लो टू द फॉरेन करेंसी। गलत है, गलत है, ऐसा तो होता नहीं है। बी कर रहा है कि फॉरेन करेंसी अप्रोच कन्वर्ट ऑल कैश फ्लो टू द होम करेंसी। गलत है, द होम करेंसी अप्रोच कन्वर्ट कैश इनफ्लो टू होम करेंसी। यस करेक्ट। पहले मैंने क्या किया कि होम करेंसी में उसे कन्वर्ट किया था, फ्यूचर का स्पॉट रेट निकाला था, याद है आपको? ऑप्शन सी सही जवाब है। अब देखिए सवाल है, आपको होम करेंसी अप्रोच यूज करना है, आपको एस्टिमेटेड स्पॉट रेट बताना है सेकंड ईयर का। यदि करंट स्पॉट रेट 80 है, डोमेस्टिक फ्री इंटरेस्ट रेट इतना है, फॉरेन रिस्क फ्री रेट 4% है। तो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला पता है, ST बराबर S0 इंटू 1 + R होल टू द पावर 1 प्लस, यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखा गया है 1 + ID टू द पावर T। तो ID होता है डोमेस्टिक रिस्क फ्री, IF होता है फॉरेन फ्री रेट। डोमेस्टिक को ऊपर लिखना है, फॉरेन को नीचे लिखना है, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक हमारा 7% होगा तो 1 + 0.07 और फॉरेन 4% तो 1 + 0.04, ठीक है। तो ये हमारा मिलेगा, तो इससे आप निकाल सकते हैं वैल्यू को। अब देखिए फॉरेन करेंसी अप्रोच में रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या होगा यूएसडी का। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि टोटल जो 1 + 0.12 है ये बराबर 1 + 0.07 इंटू 1 + R, यहाँ से आप R निकाल लीजिए जो कि 8.9% के लगभग आ जाएगा। तो सभी तरह के फॉर्मूले से आप थोड़ा सा परिचित रहिए, हाँ, फैमिलियर रहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जामिनेशन में। अब देखिए फॉरेन करेंसी अप्रोच के माध्यम से आपसे प्रेजेंट वैल्यू निकाले कहेगा, निकाल लीजिएगा, कितना सिंपल तो है। बेसिक क्लियर है ना आपका? बेसिक क्लियर है, सब कुछ निकलेगा। फ्रेंड्स आपको मैं फिर से बता दूं कि यदि आपको इस तरह के कंटेंट चाहिए, इस तरह का इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हमारा पेड कंटेंट भी आप एक्सेस कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, हाउ टू एक्सेस द पेड कंटेंट। पेज नंबर 222 में आ जाइए और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अब कि इवैल्यूएशन मेथड फॉर ओवरसीज प्रोजेक्ट। तो आप देखिए अभी तक हमने क्या देखा, अभी जो हमने डिस्कस किया था वो था कि क्या क्या अप्रोच है इवैल्यूएशन करने का। अब हम देखेंगे इवैल्यूएशन मेथड क्या है। तो एक पहला मेथड होता है पेबैक पीरियड मेथड, जिसको हम लोग होम करेंसी अप्रोच बोलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि इसमें क्या करते हैं कि स्पॉट रेट प्रत्येक करेंसी का निकाल लेते हैं, फिर फॉरेन करेंसी कैश इनफ्लो को होम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं स्पॉट रेट के माध्यम से, और फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट स्पॉट से, और फिर डिटरमाइन करेंगे कितना पीरियड में कैश इनफ्लो जो है। देखिए पेबैक पीरियड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, पेबैक पीरियड का मतलब कितना समय लगेगा, आपको बताया था ना मैंने पिछले
लेक्चर में कि हमारे पास कुछ तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट को देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ रिटर्न सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने का कुछ तरीका होता है, इवैल्यूएट करने का कुछ तरीका होता है। पहला तरीका होता है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड का मतलब ये होता है कितना समय लगेगा हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा हमने खर्च किया अपने बिजनेस में, उतना टोटल प्रॉफिट उतना हो जाए, वही होता है हमारा पेबैक पीरियड। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास अलग अलग साल का कैश फ्लो है, लेकिन ये कैश फ्लो में दिक्कत क्या है कि ये फॉरेन करेंसी में है। तो चूंकि हम होम करेंसी अप्रोच को यूज कर रहे हैं, तो पहला काम हमारा ये होगा कि इन सभी फॉरेन करेंसी को हम लोग होम करेंसी में कन्वर्ट कर लें और फिर होम करेंसी को डिस्काउंट करेंगे, राइट। तो ये चीज़ हमें करना है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है कि फॉरेन करेंसी को हम लोग होम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं कि जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसको भी हम लोग होम करेंसी में कन्वर्ट करें, क्योंकि वो भी तो हमारा फॉरेन करेंसी में है। और फिर हम लोग पीरियड पता करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8,000 लाख किया, ये तो ऑलरेडी होम करेंसी में है, और कैश इनफ्लो देखिए लाख 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 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर इसका पेबैक पीरियड कैसे निकालेंगे बता सकते हैं आप? हाउ टू कैलकुलेट द पेबैक पीरियड? तो देखिए इसमें आपको ना प्रत्येक साल का जो फर्स्ट ईयर कैश इनफ्लो, सेकेंड ईयर कैश इनफ्लो, थर्ड ईयर कैश इनफ्लो, सभी कुछ दिया हुआ है। सब कुछ देखिए लाख में दिया, मतलब इंडियन रुपीज़ ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पेबैक पीरियड निकालना है तो क्या करेंगे आप, 2 प्लस ये, तो पेबैक पीरियड का आपको फॉर्मूला पता है आपको? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पेबैक पीरियड? तो पेबैक पीरियड निकालने का जो सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है कितना अमाउंट हमने इनिशियली इन्वेस्ट किया और एस्टिमेटेड एनुअल नेट कैश फ्लो इनफ्लो पर ईयर, राइट। लेकिन जब हमारे पास ये तब होता है जब हमारे पास सिंगल कैश फ्लो हो, और यदि मल्टीपल कैश फ्लो होता है जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं, सो इट विल बी 1144/4356 विच विल इक्विवेलेंट टू 2.26 ईयर, या 2 साल और 3.144 मंथ। एक होता है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एक तो पेबैक पीरियड मेथड होता है निकालने का, इन्वेस्टमेंट चेक करने का, और दूसरा तरीका होता है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, राइट। फिर हमारा एक अकाउंटिंग रेट मेथड भी था। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों। देखिए कुमुलेटिव कैश फ्लो मेथड देखिए, 2469 लाख पहले साल में हुआ, फिर 3387 लाख दूसरे साल में हुआ। तो इसको ये पहले साल में जो आपका कुमुलेटिव कैश फ्लो कितना होगा, 2469 होगा। दूसरे साल के लिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 9716 1 617 7815 1 415 538 8 हो गया, और फिर 2 3 और 2 जोड़ेंगे तो आपको 5 आएगा। तो सेकेंड ईयर में कुमुलेटिव, ये कुमुलेटिव है, ठीक है। फिर ये तो जीरो पहले साल का, दूसरे साल का, और फिर उसके बाद कितना है 4356। तो इसमें यदि हम 4356 जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ दीजिए, कुमुलेटिव जोड़ दीजिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना मिलेगा, जोड़िए। तो जोड़ने का मतलब नहीं, एक बात होता है कि 2 साल से ऊपर ही होगा, मतलब 2 साल के बाद जाके हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो हमारे नेट कैश फ्लो के बराबर हो जाए। तो कितना ज़्यादा है, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, 5856 माइनस 4356 है ना, कितना डिफरेंस आएगा। तो आप इसको यदि डिफरेंस निकालेंगे, एक्चुअली 9 यस, तो इसके बीच का जो हमारा डिफरेंस आएगा, और फिर उसको आप क्या करेंगे 4356 से डिवाइड कर देंगे, डिफरेंस आएगा 1144, ठीक है। तो उतना हमारा 3.15 मंथ आ जाएगा। एनपीवी मेथड से यदि हम निकालें सेम कैलकुलेशन को होम करेंसी अप्रोच को यूज करते हुए, जिसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट का किस तरह का है। तो सबसे पहले इसमें स्टेप क्या है कि आप प्रत्येक ईयर का स्पॉट रेट निकाल लीजिए सेम फॉर्मूला के माध्यम से। एस्टिमेट द स्पॉट रेट फॉर ईच ईयर, प्रत्येक साल का स्पॉट रेट निकाल लीजिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि हम लोग होम करेंसी अप्रोच को यूज कर रहे हैं। तो होम करेंसी अप्रोच का खासियत ही होता है कि हम लोग
सबसे पहले क्या करेंगे, स्पॉट रेट कैलकुलेट करेंगे, हाँ, और फिर फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर कैश इनफ्लो को डिस्काउंट करेंगे डोमेस्टिक रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से, ठीक है, और एनपीवी निकालेंगे कैसे, एनपीवी का फॉर्मूला ही होता है ना कि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको टोटल प्रेजेंट वैल्यू से जोड़ दीजिए, देखिए जितना भी प्रेजेंट वैल्यू है सभी को जोड़ दीजिए और उसको आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दिया तो आपको एनपीवी मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये सेम सिचुएशन है, यही वाला केस है। तो आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कितना है सभी कैश फ्लो का, सभी को जोड़िए, 2469 प्लस 3387 प्लस 4356 प्लस 4481, सेम सिचुएशन है दोस्तों, राइट। तो आप सभी को यदि ऐड करेंगे तो हाउ मच यू विल गेट, तो आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा आपको 10,852 राइट। ये हमारा पीवी मिला और हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 8,000 लाख था। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए सिंपल रखा है क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूँ, सभी को जोड़ेंगे तो आप माइनस कर देंगे तो हमें एनपीवी मिल जाएगा जो कि मिलेगा 2,852 लाख। एक होता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के लिए भी क्या स्टेप है कि प्रत्येक साल का स्पॉट रेट निकाल लीजिए, होम करेंसी अप्रोच यूज कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी कैश फ्लो को होम करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी होम करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए और डिस्काउंट रेट निकालिए जो कि पीवी ऑफ कैश फ्लो को इनिशियल, क्योंकि मैंने आपको बताया था आईआरआर का मतलब ही क्या होता है कि जहां पे हमारा एनपीवी 0 हो जाए, और एनपीवी का मतलब ये होता है कि हमारा जो समेशन ऑफ पीवी है और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो जहां पे समेशन ऑफ पीवी हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है वही हमारा एनपीवी कहलाता है। तो जिस रेट ऑफ रिटर्न पे होता है वो उसी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 साल से लेकर 4 साल तक कैश फ्लो है, ठीक है, और इस सभी को जोड़िए, तो इस सभी को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए एक तरफ लिख दीजिए 8,000, अभी हमने जोड़ा है तो कितना 10,000 कुछ निकला है, यहाँ देखिए आई थिंक इट हैज कैलकुलेटेड या 10852, ठीक है। देखिए इसको ऐसे करना पड़ेगा कि 2469 अपॉन 1 प्लस आर प्लस 3387 अपॉन 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस 4356 अपॉन 1 प्लस आर का क्यूब प्लस 4481 अपॉन 1 प्लस आर। तो अब इसको जो है 8,000 के बराबर करना है, तब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 27% मिलेगा। और चौथा तरीका है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसमें क्या करना है कि स्पॉट रेट निकालना है सेम फॉर्मूले से, फॉरेन करेंसी कैश फ्लो को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना है, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी होम करेंसी में कन्वर्ट करना है, कैश इनफ्लो को डिस्काउंट करवाना है, डोमेस्टिक रिस्क ये सब तो करना की जरूरत नहीं है इस केस में, राइट। और फिर जो हमारा पीवी था उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर लेना है, तो पीवी हमने निकाला 10852 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने निकाले 8,000, डिवाइड करेंगे तो 1.356 मिल जाएगा। अब आता है फॉरेन करेंसी अप्रोच से पेबैक पीरियड निकालने का तरीका। तो अब देखिए, अब आपको फॉरेन करेंसी अप्रोच से पेबैक पीरियड निकालने का मतलब ये हुआ कि आप पीरियड निकालिए जिस दौरान जो है कैश इनफ्लो फॉरेन करेंसी में वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। जैसे देखिए $30 लाख है, $40 लाख है, $50 लाख है, $50 ये 1 से लेकर 4 साल का कैश इनफ्लो है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 100 लाख। तो देखिए पहले साल का 30 लाख होगा, ठीक है, दो साल का कितना है 40 लाख है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 70 लाख हो जाएगा। तो 2 साल में 70 लाख हो रहा है और 3 साल में 50 लाख जोड़ेंगे तो 1,20,000, मतलब यहीं कहीं बीच में आएगा। तो 2 साल तो लेना ही लेना है आपको, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप देखिए ये 120 हो रहा है ना, ये देखिए 70, तो 30 का गैप है, 30 नंबर 50 नंबर डाल दिए, तो ये आपका मिल जाएगा पेबैक पीरियड मेथड से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एनपीवी निकालना है फॉरेन करेंसी अप्रोच के माध्यम से। तो यदि मान लीजिए कि एनपीवी मेथड यूज करना है, फॉरेन करेंसी अप्रोच है, तो सबसे पहले आप रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकाल लीजिए फॉरेन करेंसी का इस फॉर्मूले के माध्यम से। फिर कैश इनफ्लो को क्या कीजिए, फॉरेन करेंसी में डिस्काउंट कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको यही बताया था कि पहले हम लोग डिस्काउंटिंग करते हैं, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए प्रत्येक कैश फ्लो का होम करेंसी में, ठीक है। और फाइनली क्या कीजिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालिए, फिर एनपीवी निकालिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने रिस्क का 8.9% निकाला, कैश इनफ्लो का पीवी निकाला, आपने पीवी निकाला 135.55, आईएनआर में कन्वर्ट कीजिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखिए, फिर एनपीवी निकालिए। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, फॉरेन करेंसी अप्रोच को आप ऐसे समझिए कि फॉरेन करेंसी अप्रोच का मतलब यही होता है कि हमारे पास जो कैश इनफ्लो दिया गया था, डॉलर में दिया गया था, तो उसको हमको पहले क्या कर लेना है, डिस्काउंटिंग कर देना है, ठीक है। जो कि हमने यहाँ डिस्काउंटिंग निकाला ना, डिस्काउंटिंग करके हमें प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना है। कैसे डिस्काउंटिंग किया होगा आपको पता है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे 30 लाख है, ठीक है, तो 30 लाख है, तो 30 लाख को क्या होगा, ये पहले साल का है तो 1 प्लस 0.89 से, सॉरी 8.9 से किया होगा, ठीक है। उसके सॉरी 1 क्या होता है 30 प्लस 1 प्लस आर होता है ना, आर यहाँ पे कितना होगा 0.89 होगा, 8.9%, 0.08 होगा, ठीक है। इससे करेंगे। फिर अगले साल का कितना है 40 लाख, तो इसको 1 प्लस 0.08 के स्क्वायर से करेंगे, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना, ठीक है।
तो डिस्काउंटिंग करेंगे और सभी को जोड़ के हम लोग पीवी निकालेंगे। पीवी कितना मिलेगा हमें 135.55 लाख, हमें पीवी मिल गया। अब हमें एनपीवी निकालना है। एनपीवी के लिए क्या चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है लाख में, ठीक है ना। तो